आगही में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हमने जिस माहिर नफ्सियात को दावत दी है वो एक चार्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर पे। पैनिक अटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इलामात हैं और इसके इलाज के क्या बेहतरीन असबाब मुहैया हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम दावत देंगे अपने गेस्ट डॉक्टर सरफराज जिराज को। सलाम अलैकुम। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, brother? Alhamdulillah, feeling good today. Good to Looking hear. forward to this discussion. Inshallah. So first of all, let's tell our viewers what is panic attack. What does a panic attack look like? Right. बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत सारे लफ्ज हैं तो सुनाऊंगा एंजाइटी, fear, worry, जी. panic. तो बहुत सारे इसके लिए लफ्ज हैं तो if we begin with a little bit of definitions, then it can help us to understand this topic more thoroughly. So first of all, just to say that anxiety is a very natural emotion. You know, it's God-given, and we need it. And I'll talk about that in more detail. But just to say that anxiety is normal, and fear is also normal. So anxiety or fear में क्या फर्क है? So Right. in anxiety, we would say that you have this anticipation of some threat. कुछ खतरा होने वाला है. Fear, Right. very similar, but we would say that वो जो खतरा जो है is more imminent. It could happen anytime now. Yeah. So these are Right. some of the main differences. फिर वो जो होती है परेशानी, worry. Right. So that is also linked to this cough and this anxiety. But we would say it has a bit more of a component of how you think. So Right. परेशानी किसके बारे में हो रही है? So you're worrying about something. Then usually something that feels like it's threatening or dangerous. Now when this Right. builds up to a very high degree, जब खतरा बहुत like बड़ा हो, there's major threat, then our body reacts. And alhamdulillah, Yeah. our body has been designed to protect ourselves from danger. Now, when it reaches this high limit, that's when we say that we start feeling panic. And Mhm. depending on how we understand what's happening in our body, this can lead us to either panic attack or high anxiety. And anxiety. And yeah. So what So does this it is do to your body? जैसे आपने कहा कि परेशानी में घबराहट में अक्सर ये होता है. What does it do to your body? इससे आपके जिस्म पे क्या असरात होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैनिक अटैक हो रहा है? अच्छा सवाल है तो मैं थोड़ी लिस्ट बनाता हूँ जी. तो different people experience different symptoms. कुछ लोग होते हैं ये वो सब सिम्टम महसूस करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो जो रेसिंग हार्ट तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज चलने लगती है तो कभी कभी उसके साथ दिल में वो दर्द भी हो सकता है चेस्ट में तो ये सही. एक कॉमन सिम्टम होती है दूसरा जो होती है कि हमारा जो ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है तो वो Right. रैपिड ब्रीदिंग कहते हैं और कभी कभी इसके साथ क्या महसूस हो सकता है कि सही तरीके से सांस में नहीं ले सकता ये थोड़ी Right. सांस रुक जाती है और कभी कभी Mhm. इसके साथ साथ भी कुछ choking जैसा सेंसेशन तो Right. सांस ठीक से नहीं जा रही तो ये भी एक कॉमन सिम्टम होती है बाकी मैं थोड़ी सिम्टम बता दूं कि वो थोड़ा फेंट लाइट हेडेड फीलिंग जो होता है कभी कभी वो पैनिक सही. नहीं भी होता और शायद लोग महसूस करते होंगे कि 2-3 घंटे टीवी देख रहे बैठे बैठे और फिर फौरन उठ सही. जाते हैं तो वो थोड़ा लाइट हेडेड Mhm. महसूस कर सकते हैं तो ये जी. कॉमन चीज है मगर पैनिक में कुछ लोग को ये ज्यादा होती है तो ये एक दूसरी सिम्टम दूसरी चंद सिम्टम जो है कि बहुत गर्मी हो जाती है और गर्मी से कभी कभी पसीना भी हो जाता है
कुछ लोग तो भी they feel very cold, एकदम ठंडी महसूस करते हैं, वो कांपने लगते बहुत कम लोग हैं। दूसरा कॉमन सिम्टम जो होता है कि इंसान वो थोड़ा शेकिंग जैसा महसूस करता है, इवन जब वो खड़ा होता है तो उसके पैरों में भी वो ऐसा शेकिंग जैसा होता है, तो उसमें से वो ज्यादा वो फियर हो जाती है। दूसरा जो है पेट में, तो इसमें जैसे शायद मैं उल्टी करने वाला हूँ, वो बेचैनी से राइट ये एक घबराहट दूसरी फिजिकल सिम्टम है। कुछ लोग को भी वो दूसरी तरफ से भी शायद मुझे टॉयलेट में जाना हो, तो ये भी एक सिम्टम है। और एक राइट आखिरी जो खास जो सिम्टम है वो चंद लोग महसूस करते हैं, तो वो है जो एक फीलिंग जो होती है जैसे मैं यहाँ ठीक से मैं यहाँ रियलिटी में नहीं हूँ, शायद मैं पागल हो जाने वाला हूँ या मैं अपना माइंड लूज ना करने वाला हूँ। तो ये भी एक राइट बहुत खतरनाक सिम्टम लोग महसूस करते हैं। राइट थैंक यू फॉर दैट आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स हियर, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कुछ हमारे मेहमान से पूछना चाहते हैं, if you have any questions, any comments or feedback, you can call in our Hidayat TV studio. You can leave your feedback, your questions or comments on our YouTube and Facebook page. Dr. Sarfraz, you mentioned about some symptoms कि इसमें घबराहट, इख्तिलाज कल्ब और उसकी वजह से बॉडी का शेक करना, ट्रम्बल करना, सर्दी अचानक से लगना या गर्मी महसूस करना। तो बहुत से लोग होंगे दे में गेट कंफ्यूज्ड और वो जो सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो सकता है वो समझ में ना पाए कि ये पैनिक अटैक उन्हें हो रहा है। मे बी दे कंफ्यूज इट फॉर अ हार्ट अटैक और फीलिंग डिजी ड्यू टू समथिंग एल्स। हाउ कैन यू बिल्कुल डिस्टिंग्विश दैट? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो लाइक नॉर्मली तो जब कोई इंसान इस तरह की बॉडी की जो कोई थ्रेटनिंग सिम्टम हो, तो यूजुअली वो फौरन आपके डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और फिर डॉक्टर लोग राइट ठीक तरीके से वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ स्कैनिंग करते हैं, आपको सवाल पूछते हैं। तो the medical investigation gives you some clear indication, okay, is this some serious problem with you or not? और फिर राइट और लाइक हम भी थोड़ा पहचान सकते हैं, और वी कैन आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन के अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो, तो क्या यस प्रॉब्लम्स में मेरी मेरी लंग्स में है, या फिर ये एक पैनिक अटैक की सिम्टम है। मेरे दिल में कुछ दर्द जैसा हुआ, मेरी हार्ट बीट या बहुत तेज हो गई, तो क्या मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है या कुछ और है। और इसका थोड़ा जवाब हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो जब मैं खौफ महसूस करता हूँ, वो उसी वक्त वो नहीं जागती है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो हर दफा होगी। सही तो सही क्या वो मेरा लंग्स या मेरा जो हार्ट जो है, क्या उसको पता चलता है कि हाँ ये इंसान अभी उसको खौफ महसूस हो रहा है, तो चलो मैं अब शुरू कर दूं। वो इतना इंटेलिजेंट ऑर्गन नहीं है कि वो या पहचान सके। तो हमको क्या करना है, हमको वो थोड़ी पैटर्न देखनी है कि जब सही भी मैं परेशान हूं फिर ये शुरू होता है, या फिर ये जो प्रॉब्लम जो है वो कोई भी वजह से किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। तो ये इससे हमको सही थोड़ा थोड़ा हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या ये पैनिक अटैक है या फिर ये कोई और बीमारी है। अच्छा, आपने अभी हमें बताया कि एक एंजाइटी के अटैक में और एक पैनिक अटैक में फर्क है, लेकिन पैनिक अटैक में और पैनिक डिसऑर्डर में क्या फर्क है? ये भी अच्छा सवाल है। तो रिसर्च कहती है कि काफी लोग, मोर देन 50% जो पॉपुलेशन जो होती है, वो उसको लाइफ में एक दफा पैनिक अटैक वो महसूस करते हैं। मैं आपको पूछता हूँ सही कि आप कभी भी जी ऐसी सिचुएशन में आप शामिल हुए हो जिसमें आपको बहुत खौफ लगा, और फिर आपने थोड़ा महसूस किया कि आपकी हार्ट बहुत तेज चल रही है, आपकी ब्रीदिंग यस बहुत तेज चल रही है। डेफिनेटली तो या वो सबको होता है। तो इसमें जी भी हम प्रॉब्लम नहीं मानते, मगर जैसे आपने कहा कि पैनिक अटैक जो काफी लोग को होता है, और पैनिक डिसऑर्डर,
تو اس میں لنک کیا ہے؟ تو جب انسان کو پینک اٹیک محسوس وہ کرتا ہے اور پھر وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ پھر ہر وقت وہ سوچ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا مجھے پینک اٹیک ہونے والا ہے، پینک اٹیک ہونے والا ہے. تو اب اس ڈر سے وہ اب جینے لگتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی وہ دیکھتے ہیں. تو وہ بن گیا پینک ڈس آرڈر. اور میں نے کافی ایسے پیشنٹ کو دیکھے کہ وہ اس کو کچھ پینک اٹیک محسوس نہیں 2-3 سال سے نہیں کیا، مگر پھر وہ پینک اٹیک ہونے سے وہ ڈرتے، تو ہو گیا پینک ڈس آرڈر. اس کا مطلب اگر آپ زیادہ ڈر یا خوف محسوس کر رہے ہیں ناٹ بیکاز آف دا سچویشن یور ان یا جو بھی چیز اس کو ٹریگر کر رہی ہے، بلکہ اس خوف سے کہ کہیں مجھے دوبارہ دورہ نہ پڑ جائے، دوبارہ سے مجھے پینک اٹیک نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے بھی آپ کبھی اس کو ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. پریشانی تو ہر انسان کو ہوتی ہے. صحیح. Everyone is worried, everyone has some anxiety. اور بالکل. یہ جیسے میں نے شروعات سے کہا کہ یہ نارمل چیز ہے. ہر انسان جی. خوشی محسوس کرتا ہے، غصہ محسوس کرتا ہے اور تھوڑی ڈپریشن محسوس کرتا ہے، اینگزائٹی، ڈر. جی. مگر جب وہ ڈر ایک دم اپنی باڈی کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے جو یہ سمٹمز جو بتائیے، تب پتہ جی. چلتا ہے کہ یہ جو ریگولر اینگزائٹی نہیں ہے، یہ زیادہ باڈی کی پینک کے حساب سے ہے. اینڈ از دیر آلویز اے ریزن بیہائنڈ دا پینک اٹیک؟ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریگر کرتا ہے، جیسے خاص قسم کے اوقات میں یا سچویشنز میں، یا اٹ کین ہیپن وداؤٹ اینی ریزن ایز ویل؟ ڈیفینیٹلی کین ہیپن وداؤٹ ریزن. کافی صحیح. لوگ جو پینک ڈس آرڈر محسوس کرتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اگر میں اس جگہ جاؤں، مثال کے طور پر شاپنگ سینٹر میں کافی لوگ رائٹ. ہوتے ہیں، پھر وہاں بہت رش سے ہے، وہ تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پھر مجھے پتا ہے کہ پچھلی 2-3 دفعہ میں وہاں گیا تھا، مجھے پینک اٹیک ہو گیا تھا، تو ابھی مجھے وہاں نہیں جانا. تو پتا چل گیا کہ یہ میری ٹریگر ہے. مگر کبھی کبھی لوگ بس سونے کے وقت سوتے سوتے اٹھ جاتے ہیں پینک، یا تو پھر بس راستے میں چل رہے کچھ نہیں اور کچھ ٹریگر نہیں ہے اور آل اوور سڈن ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سائنس کا ایکسپلینیشن ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک ایگزامپل کی ضرورت ہے جو ہے بیبیز. رائٹ. تو بیبیز اور نیپیز. تو میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، بس 1 منٹ پیشنس کے لیے ضرورت ہے. تو یہ جو تھیوری ہے، اس کا ایکسپلینیشن کہ کوئی وجہ سے کیوں ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہے. تو یہ سائنس کہتی ہے کہ ہم نارملی کوئی بھی خطرہ ہو تو وہ دیکھ کر پھر ہم اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مگر کچھ لوگ کی وہ جو سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے کے اوپر کارز پارک ہوتی ہے. Sorry to interrupt. ہاں I'll just take a caller. We have a caller with us. السلام علیکم. آگہی میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے صاحب کی خدمت میں سلام، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی سلام اور شکریہ وقت نکالا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے معذرت مخل ہوا آپ کی گفتگو میں، لیکن ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ پینک اٹیک وہ لوگ جو انتہائی قدم اٹھاتے ہیں خودکشی کے لیے یا پھر سوسائڈل ایکٹ کرتے ہیں، ہم کیسے ریکگنائز کریں گے اس چیز کو کہ یہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، ان اٹیک سے اتنے پریشان ہو چکے ہیں، اس کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے، باڈی اسٹائل کیا ہوگا کہ ہم پتہ چل سکے کہ the person is thinking about to take a big step اور سیلف ہارمنگ اور یا خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. کیا پینک اٹیکس اس طرف لے جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ سمجھے، ایسا نظر آئے، تو کیسے اس کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے؟ جو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ناکام
नाकामी फील करते हैं और फिर जो है वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने पे तैयार हो जाते हैं, उनकी कैसे मदद की जाए और वो कैसे समझा जाए कि इनका अगला स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा या इंतहाई कदम होगा। इसका अगर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया का भला होगा। आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने गेस्ट से मालूम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जी। नहीं अच्छा Right. सवाल है। तो सबसे पहले ये एस्टैब्लिश है कि कोई भी तकलीफ से इंसान तंग हो सकता है और उसमें से पैनिक भी एक है कि पैनिक का जो बर्डन जो होता है वो लाइफ के ऊपर इतना बढ़ जाता है कि मैं कोई भी जगह भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां मुझे पैनिक अटैक हो जाए, तो आपकी लाइफ बिल्कुल छोटी हो जाती है और फिर जीने का क्या मकसद। तो इस Right. तरह के सोच से लोगों सेल्फ हार्म या सुसाइड भी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये आपने सही बात बताई। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? जितना कर सकते हैं इतना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको थोड़ा पता होना चाहिए। समझ लो कि घर का मसला है, हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसे वो सफर होता है। तो सबसे पहले जो है वो एजुकेशन, कि वो जो पैनिक जो महसूस करता है, अगर वो सोच रहा है कि बस ये मेरी पूरी जिंदगी ऐसे रहने वाली है, Yeah. तो उसको कोई होप नहीं है, तो वो उसी रास्ते के ऊपर चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, को एजुकेशन से उसको थोड़ा समझा सकते हैं और ये प्रोग्राम में हम थोड़ा समझाएंगे। और वो जो ज्यादा सीरियस लेवल हो तो उसको वो ऐसी हेल्प की जरूरत होती है, आप जीपी के पास जा सकते हैं, वो रेफरल ले सकते हैं, तो उसको वो सही तरीके से एजुकेशन मिल सकता है, तो ताकि वो थोड़ी होप पैदा होए। अगर होप सही। पैदा होए तो फिर ऐसे सोच थोड़ा कम हो सकते हैं, थोड़ी वो सेफ्टी बढ़ जाती है और फिर वो एजुकेशन और होप के ऊपर फिर उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम जिससे वो होपलेसनेस पैदा होती है वो हम निकाल दें। तो यानी कि काउंसलिंग जरूरी है, साइकोथेरेपी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल Right. Right. So what I understand from this discussion is कि panic attack is something which is experienced by most of us. मतलब हम में से बेशतर अफराद हैं जिनको जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी किस्म का पैनिक अटैक होता है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर वो चीज है जो आपकी जिंदगी को लिमिट कर देती है, आप अपने रोजमर्रा के काम सही तौर पे अंजाम नहीं दे पाते। एंड ऐसे मतलब स्टेज पे जब आप पहुंच जाएं तो फिर काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की जरूरत होती है। यू हो नीड टू सकती है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। हाँ हो सकती है। राइट नहीं कि बस यही एक रास्ता है, मगर ये एक राइट अच्छा रास्ता है, ये मेरा प्रोफेशन है तो मैं यही कहूँगा। दूसरे रास्ते वो कभी कभी लोग वो पढ़ाई से समझ जाते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, और सेल्फ हेल्प गाइड भी राइट हो सकती है, ये जो सही लोग स्टेप बाय स्टेप वो उसका इलाज अपना कर सकते हैं। मगर ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोग के लिए कामयाब होता है, कुछ लोग को काउंसलिंग थेरेपी की भी जरूरत होती है। तो बस मैं सही वो थोड़ा आगे समझाऊं कि ये कैसे पैनिक डिसऑर्डर कैसे बढ़ती है। तो आपने शायद रास्ते के ऊपर देखा होगा कि गाड़ी के आजकल अलार्म होते हैं। तो जी जी कुछ गाड़ी ऐसे होती है, आप धक्के धक्के मारो उसका अलार्म नहीं चलता। दूसरी गाड़ी होती है, एक लॉरी पास हो गई और ट्यूं 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 शुरू हो गई, तो वो या गाड़ी का अलार्म कुछ ज्यादा सेंसिटिव हम कहेंगे। तो सिमिलरली यस हमारी बॉडी जो है, तो वो अपनी जो सिम्टम जो होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ हमारी बॉडी होती है उसका सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर उससे जो नॉर्मली जो हमारी हार्ट बीट्स थोड़ी तेज चलने लगी, नॉर्मल लोग फिर कहेंगे बस चलो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, मैं थोड़ा घबरा गया, ये आया और गया। दूसरे लोग जिसकी ज्यादा सेंसिटिव होगी वो उसके ऊपर पकड़ लेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या इसका क्या मतलब है, और इसमें से उसका वो ज्यादा कैटास्ट्रोफिक डेंजरस उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि शायद मुझे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, शायद मेरी जान खतरे में। और लाजमी है कि कोई भी इंसान
समझ अगर वो समझ लेगा कि मेरी जान खतरे में है तो उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा खौफ होगा और ये साइकिल बनती है कि मेरे सही बॉडी में क्या हो रहा है, डर, डर से ये बॉडी की सिम्टम बढ़ती है, बॉडी की सिम्टम से ज्यादा डर, तो ऐसे साइकिल में लोगों को ऐसे पैनिक डिसऑर्डर पैदा हो जाता that was a very good example कि जिस तरह से गाड़ियों का होता है कि कुछ ज्यादा सेंसिटिव होती हैं and they are responsive, इसी तरह इंसान का दिमाग भी है कि कुछ लोग कुछ चीजों को ज्यादा सेंसिटिवली परसीव करते हैं, उनके इमोशंस जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों के मुकाबले में. आप कॉल आने से पहले एक एग्जांपल दे रहे थे, द बेबी एंड नैपी वन, इफ यू कुड हाँ प्लीज तो उसके फिनिश इसके दैट. ऊपर मैं अभी थोड़ा तवज्जो दूं तो जी जब बेबी होती है वो शुरू में जब उसको टॉयलेट जाना है उसको कुछ पता नहीं होता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको समझाते हैं कि जब तुमको थोड़ा लगे कि आपकी पेशाब आने वाली है तो मुझे फौरन बता देना, मैं आपको ये टॉयलेट के ऊपर बैठा दूंगा. तो वो आहिस्ता या आहिस्ता जानता लगता है कि जब मुझे ऐसा सेंसेशन महसूस हो रहा है इसका नतीजा ये है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है और फिर उसकी नैपी की जरूरत नहीं होती और या हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है. मगर जी फौरन काम का बंद नहीं हो जाता क्योंकि फिर रात को जब वो बेबी सोने जाती है तो बेड वेटिंग हो सकती है, और यस थोड़ा या वक्त लगता है कि जो दिन में जो वो ट्रेन हो जाता है फिर वो रात में वो 2-3 महीने के बाद वो उसका बेड वेटिंग नॉर्मली बंद हो जाता है, तो वो थोड़ा सही कैचअप होता है. तो उसका पैनिक से क्या क्या ताल्लुक, तो पैनिक में भी हम थोड़ा ट्रेनिंग कर सकते हैं कि जब भी ये ट्रिगर होने वाली है तो मुझको ये मेरी जो सिम्टम जो है इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन लेना, मैं इसके दूसरा रिस्पॉन्स करना है, वो थोड़ी देर हम करेंगे. फिर जो अब जैसे आप कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेडली जो या ट्रिगर के बगैर जो हम पैनिक महसूस करते तो वो हम फिर ऑटोमेटिकली ऐसे सीख जाते. तो फिर सही सबसे पहले कॉन्शियस ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर जी ऑटोमेटिकली उसका अच्छा असर जो नॉन ट्रिगर सिचुएशन जो होते हैं इसके ऊपर आ सकता है. सही सही. अच्छा, इसके भी लीडिंग फैक्टर्स होंगे. I'm surely जिनको पैनिक डिसऑर्डर हुआ है उनको कोई ना कोई एंजाइटी जरूर रही होगी, बिकॉज पैनिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी भी आपने पिछले प्रोग्राम में ओसीडी के प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था कि एंजाइटी भी ऐसी चीज है जो हम में से हर शख्स एक्सपीरियंस करता है. घबराहट, दिल का घबराना, इख्तिलाज क़ल्ब जिसे कहा जाता है. लेकिन वो क्या रीजंस हैं, वो क्या लीडिंग फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल इंसान पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है. थैंक यू अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जब तक हम ये चीज नहीं समझ सकते तब तक जो मरीज जो होते वो अपने आप को ब्लेम करते, नहीं तो फिर दूसरे लोग उसको ब्लेम करते कि आप में कोई डिफिशिएंसी है, आप वीक बंदा नहीं. जी अगर हम उसकी वजह समझ सकते हैं फिर ये सब जजमेंट जो है वो कम हो सकते हैं. तो सबसे पहले लाइफ जो हमारे जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, जी हर इफेक्ट का कुछ कॉज होता है, ये सही तो सब लोग के लिए नेसेसरी नहीं है कि उसके कुछ पास्ट हालात ऐसे होंगे. कुछ लोग पास्ट जी होते हैं, कुछ लोग के प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोग के पर्सनालिटी में होते हैं, कुछ लोग के जीन्स में होते हैं, तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, सबका अलग अलग रास्ता है. मगर पास्ट की इवेंट्स तो थोड़े मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. तो जी शायद वो बचपन में उसको कोई बुलिंग शायद महसूस किया, कुछ कुछ किस्म का राइट अब्यूज, इमोशनल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज. कभी कभी वो अब्यूज का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि नेग्लेक्ट, तो उसकी जो राइट कोई उसको अटेंशन नहीं दिया और वो कभी इंटेंशनली भी नहीं होता, मगर बस वो ठीक है ना उसको रहने दो, और उससे फिर वो क्या पैदा होता है कि थोड़ा खौफ, छोटा सा खौफ वो बढ़ता जाता है कि जस्ट सही देखो सही मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है,
तो ये नेग्लेक्ट है। और फिर जैसे हमने कहा, एक भी रिसर्च, एक और रिसर्च में कि जो लोग पैनिक सफर को होते हैं उसके ज्यादा हायर प्रोपोर्शन है जिसमें से कोई पेरेंट उसका छोटी उम्र में पेरेंट लॉस हो गया, का फोर्थ हो गया। right. तो ये थोड़े वो पास्ट के फैक्टर्स होते। अब हम प्रेजेंट के फैक्टर्स सोचने लगे, तो हमको ये एक मेटाफोर, ये saying कॉमन है कि it was the straw that broke the camel's back। तो हर इंसान की लाइफ में थोड़ा कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, और कभी कभी हम एक खास स्ट्रेस नहीं देख सकते कोई, और होता भी नहीं, मगर वो छोटे जो स्ट्रेस होते हैं उसका वो अक्यूमुलेशन से इंसान को के ऊपर कुछ असर होता है। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। तो काम, अगर काम में कुछ प्रॉब्लम हो, या तो फिर मैं काम में बहुत सारे घंटे काम करता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं। कुछ लोग अभी स्पेशली कोविड चल रहे, तो इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। तो ये सब एक तरीका का स्ट्रेस है। दूसरा वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो हाउसिंग का स्ट्रेस, जो फैमिली का स्ट्रेस, कोई किसी का कोई बेरीवमेंट फैमिली में, फ्रेंड्स में, क्लोज कोई कुछ बुलिंग, आइसोलेशन, अब्यूज, तो बहुत सारे किस्म के स्ट्रेस जो होते हैं, तो उससे जो हमारी जो थ्रेट सेंसिटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जहां भी आप देखो कुछ बुरा होने वाला है, तो नेचुरल है कि इस तरह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और अगर वो सेंसिटिविटी अपनी बॉडी के ऊपर चल गई तो फिर हम समझ सकते हैं कि पैनिक शुरू हो सकता है। तो ये कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट। दूसरे जो फैक्टर जो होते फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो अगर आपका कुछ ऑपरेशन है तो इसमें खतरा है, इंसान समझ सकता है कि ये इसमें कुछ शायद कुछ रॉन्ग जो हो सकता है, मेरी जान का कोई खतरा है, तो ऐसे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में भी दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर, जो डिप्रेशन जो होती है, तो इसमें से भी अंदर सा कुछ खतरा होता है, और ये हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है। दो तीन ऐसे भी फैक्टर है जो तो थोड़े अलग है, जैसे दवाई, कुछ दवाई की साइड इफेक्ट से हमारी कुछ सिम्टम्स बढ़ सकती है, और हम उसका उल्टा कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। कुछ लोग ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन ड्रग जो मेरे ख्याल से आप भी लेती होंगी, मैं तो जरूर लेता हूँ, और वो है कैफीन। तो आप एक सुबह एक स्ट्रॉन्ग डबल एक्सप्रेसो ले लेते, फिर 2 घंटे के बाद एक दूसरी स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेते हो, फिर चाय हो गई, फिर तो ये एक कैफीन एक किस्म की ड्रग है। तो इससे भी हमारा अस्सलाम वालेकुम जी, आ गई मैं खुशामदीद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कॉलेज बोल रही हूँ जी सिस्टर, आप वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर सरफराज से? जी पूछना चाहूंगी प्लीज। मुझे ना ऐसे फील होता है नमाज जब पढ़ने लगूं या वैसे भी दुपट्टा लेकर नमाज पढ़ने शुरू होती हूँ, फर्ज पढ़ रहती हूँ, तो जिस समय मैं ना सर में ऐसे पता लगता है गर्मी से पता नहीं आग सी लग गई है, तो फौरन मैं ना दुपट्टा साइड पे रख के तस्वीर पढ़ती हूँ। कभी बाहर इस तरह के मौसम में दिसंबर में भी बाहर जाके हवा लेके लिए खड़ी हो जाती है, या पानी पीऊँ तो उस पर घबराहट या गर्मी जो मुझे ना खत्म होती लगती है। वैसे ऐसे पता चलता है बाहर निकलूं या घर में ज्यादा फील होता है जैसे किसी ने कुछ किया होगा, इस तरह करके जिस्म में कई चुभन कुछ न कुछ महसूस होता रहता है, कंधों में तकलीफ, और बाहर चलने निकलो अब तो करंट कम है, चल रहा है तो निकल ही नहीं सकते, सांस फूलने लगता है। इस तरह करके ना मुझे टेंशन रहती है। और ये कितने अरसे से सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर रही हैं?
ये इसका ना पूछे मुझसे, ये तकरीबन 4-5 साल हो गए, डॉक्टर को बताया, उसको भी समझ नहीं आती अच्छा, आपने क्यों इस जीपी तरह से मेरे डिस्कस साथ। किया था ये सारे सिम्टम्स, जी जी हाँ, और आप कोई उनको भी मेडिकेशंस समझ, वगैरह ले रही है? मुझे ना शुगर की प्रॉब्लम है अच्छा, और डायबिटिक है। खांसी भी मसलसल मतलब रहती है, इनहेलर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी हुई है, के सही लिए भी दवाई वगैरह लेती हूँ। सही। तो ये सिर्फ आप अभी पता चलता है कि नमाज कंधों के में वक्त तकलीफ होता है, है या और भी किसी वक्त होता है आपको ये सिम्टम्स? नहीं का हर किसी टाइम भी हो सकता अच्छा, किसी वक्त भी हो है। जाते हैं। एक ठीक है। बैठे बैठे घर में हीटिंग ऑन होती है, मुझे पता चलता है। अभी कमरा गर्म हुआ है ना हो तो मुझे फौरन पता चल जाता है हीटिंग ऑन हो गई है। ऐसे राइट। मेरे सर में होता है, कभी कभार दर्द भी होता है, आंखों से पानी निकलता है, इस तरह करके ना बहुत मुझे परेशानी होती है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम डॉक्टर सरफराज से जी, पूछ मालूम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, खुदा जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। शुक्रिया आपका कॉल का। और आप जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी मुश्किलात महसूस कर रहे हो, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो हम इसमें से थोड़ा समझ सकते हैं कि ये सब का बिल्डअप से हमारी सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ सकती है। बहुत अंडरस्टैंडेबल है। और शायद कोई भी आप जैसे आप महसूस करे, कोई भी इंसान जैसे आपने महसूस किया उसको भी ये हालात उसको महसूस करना पड़े, तो शायद उसकी भी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। तो अब मैं थोड़ा समझाऊंगा कि ये पैनिक की जो ख्यालात जो क्या होते हैं, तो उसके ऊपर आप गौर से तवज्जो देना। तो सबसे शुरुआत में हमने थोड़ा डिस्कशन किया कि सिम्टम्स क्या होती है, जैसे फास्ट हार्ट रेट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। तो वो जो सिम्टम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो इंटरप्रिटेशन, वो जिस उसमें से हम क्या मीनिंग लेते हैं, वो सबसे सही। इम्पोर्टेंट है हमारे हमारे लिए। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझाता हूँ। जी और इसको हमारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो अल्लाह ताला ने जैसे हमने बनाया है हमको जी सर्वाइव करने के लिए उसका थोड़ा लिंक बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और फिर कार में से आपने आवाज सुनी एक बड़ी स्कूटर की, मोटरसाइकिल की। उसकी इंजन बहुत लाउड होती है और वो बहुत तेज से चलती है। तो आपने ये आवाज सुनी, वो दिमाग में आपने सोचा कि ये सब 1 सेकंड के अंदर होता है। और आपने इसका क्या मतलब निकाला कि इसमें खतरा है, अगर मैं आगे दूसरा कदम लूं तो शायद मेरी जान खतरे में। तो दिमाग क्या करता है, हमारी बॉडी को एक सिग्नल भेजती है कि तुम खतरे में हो, आपको कुछ एक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले ये बॉडी में 1 सेकंड के अंदर एड्रेनलिन, एक केमिकल जो बॉडी की है, नेचुरल केमिकल जो है, वो फैल जाती है और उसका 3-4 जगह में असर होता है जो मैं समझाऊंगा। तो एक जो असर होता है हमारे हार्ट के ऊपर, तो हमारा हार्ट ज्यादा फास्ट बीटने होने लगता है। क्यों? ये हमको कैसे हमारी सर्वाइवल में हमको मदद कर सकते हैं? क्योंकि हमको मसल्स मूव करने हैं। हम अगर रास्ते में हैं, मुझे पीछे चलना है जल्दी से, टाइम नहीं है जी ये सोचने की सही। ये बड़ा खतरा है, छोटा खतरा है, मुझे बचना है। तो अगर मुझे बचना है तो मुझे मेरे मसल्स ठीक से काम करने चाहिए। तो उसके लिए उसको खून की जरूरत है। और खून कैसे पहुंच जाता है? हार्ट तेज बीट करने से। एड्रेनलिन का दूसरा असर मेरी ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग का सही। मकसद क्या होता है? हमको बॉडी के अंदर, खून के अंदर हमको ऑक्सीजन लेनी। तो अगर मुझे ठीक ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे मसल्स में पहुंचाना है तो मुझे
ज्यादा ब्रीदिंग करनी है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा, अब मुझे ये ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड मुझे मसल्स में डालना है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ से आएगा? मुझे एक्स्ट्रा ब्लड मसल्स में मुझे लेनी है, तो वो कहाँ से आएगा? तो हमारा बॉडी का जो प्लम्बिंग सिस्टम जो है, तो वो उसको रीअरेंज करना है। तो जो मेरे पेट में जो ब्लड जो आ रहा है, वो जो सुबह नाश्ता किया है, तो उसका सब न्यूट्रिशन मुझे पेट में से लेना है। उसी वक्त जब मैं खतरे में हूँ, मुझे वक्त नहीं है कि थोड़ा मेरा अच्छा डाइजेशन हो जाए, तो सब खून जो पेट की तरफ जो होता है वो निकल जाता है, उसको वो सब पाइपें बंद हो जाती है, ताकि फिर ज्यादा ब्लड मेरे मसल्स की तरफ जा सकते हैं, तो मैं बच सकूं। तो ये तीसरा। एक चौथा कि मैंने ये बाइक को सुना है, मुझे ठीक से बाइक को देखना है, मुझे ठीक से पीछे से देखने के वहां भी कुछ खतरा ना हो। तो मेरी जो सेंसेस जो होती है उसको वो फास्ट होने चाहिए, और फास्ट होने के लिए उसको फ्यूल की जरूरत है। हमारी बॉडी में फ्यूल क्या है? हमारा ब्लड। तो जो यहाँ हमारी जो ब्लड वेसल जो होती है वो खुल जाती है, ताकि ज्यादा ब्लड हो सके। तो ये सब बॉडी में ब्लड प्रेशर की चेंजेस जो होती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है, हमारी हार्ट रेट फास्ट होती है, ये सब क्यों होती है? ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं, और ये खतरे के रिस्पॉन्स में है। तो ये मैंने समझा दिया तो एक एग्जांपल में रोड क्रॉस करने के हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। अब मैं आपको पूछूं कि आप मे बी इंटरव्यू में गए, आपको बहुत सारे लोग के सामने स्पीच देनी है, फिर भी आपको एग्जाम देनी है, फिर भी आप ये एड्रेनलिन महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि मेरी हार्ट रेट बढ़ गई, मेरा ब्रीदिंग बढ़ गया, ये सब बॉडी में दूसरे किस्म के सिम्टम्स में महसूस करूं। उस वक्त खतरा क्या होता है? साइकिल तो नहीं है, क्या खतरा हो सकता है? तो उस फियर ऑफ फेलियर, बिल्कुल बिल्कुल। हम इंटरव्यू में गए, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो इसका नतीजा है, वो खतरा वाला नतीजा है। शायद मेरी बॉडी के ऊपर खतरा नहीं है, मगर शायद मेरे इनकम के ऊपर खतरा है, शायद मेरे एजुकेशन के ऊपर खतरा है, शायद मेरी सोशल स्टेटस के ऊपर खतरा है। उसी वक्त हमारा दिमाग इतना स्पीड में नहीं काम कर सकता कि क्या खतरा है, वो सिर्फ ये जानता कि खतरा है और उसमें से बचना है। अगर मैं वो सोचने लगूं उसी वक्त के किस किस्म का खतरा है, काफी खतरा है, बड़ा है, छोटा है, तब तक तो शायद मेरी जान गई। इसीलिए वो बहुत फास्ट एक्टिंग सिस्टम है, और हमारी ये सब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो अब शायद हमें थोड़ा समझ में आए कि ये जो सब पैनिक की सिम्टम होती है, ये बिल्कुल ये सर्वाइवल सिस्टम को मैच होती है। तो अब हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं ये एजुकेशन का? तो सबसे पहले हमको सोचना है कि जब भी मैं ये सिम्टम्स महसूस कर रहा हूँ, क्या खतरा क्या है मेरे आसपास में। जब भी कोई ट्रिगर हो, तो जैसे मैं सुपरमार्केट में गया, काफी लोग हैं, तो यहाँ मुझे खतरा क्या है कि शायद यहाँ मुझे पैनिक अटैक हो। तो अब खतरा बन गया कि मेरी बॉडी में कुछ गलत होने वाला है, ये मुझे हार्ट अटैक होगा, या तो मेरा पेशाब निकल जाएगा, या तो फिर मैं बेहोश बन जाऊंगा। तो ये सब जो सिम्टम्स जो है, ये सिर्फ इसका खतरा है। ये सही है या नहीं? क्या सचमुच मेरा हार्ट अटैक होने वाला है? क्या सचमुच मेरी सांसें रुक जाएंगी? क्या सचमुच मैं पागल बन जाऊंगा? ये हमको सोचना पड़ेगा। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम कर सकते हैं। वन गो में ये करना बहुत मुश्किल है। तो मैं थोड़ा अभी स्टेप समझाता हूँ, जिसमें से हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहला ये बस याद दिलाना है कि एंजाइटी नॉर्मल चीज है,
कुछ लोग की ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोग की थोड़ी कम होती है. अब हमारा रिएक्शन पैनिक का नॉर्मली क्या होता है, खास तौर अवॉइडेंस. तो मुझे इस जगह नहीं जाना, उस जगह नहीं जाना, ये काम नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, वो नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो फिर मेरी पैनिक शुरू हो जाएंगी. अगर मेरी पैनिक शुरू हो जाएंगी तो उसका बहुत बुरा नतीजा है. तो अब जब भी मैं ये चीज को अवॉइड करता हूं तो मेरी दिमाग में दूसरा कुछ प्रूफ मिल जाता है कि हाँ देखा, मैंने ये चीज अवॉइड की, इसीलिए मैं बच गया. मगर हमको मौका भी नहीं मिलता कि अगर मैंने उस चीज को किया तो क्या सचमुच खतरा था या नहीं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ट्रेन के ऊपर बैठा हूँ और मेरे पास एक पैसेंजर है और उसने खिड़की खोली है, फिर ठंड लग रही है. मैंने कहा बस बंद कर दो ना जी, ट्रेन चल रही है तो ठंड आ रही है. कहते नहीं, मुझे ये कागज जो है ना, मुझे ये फाड़ कर वो बाहर फेंकना है. क्यों? अगर मैं नहीं करूंगा तो ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है. तो इसमें क्या ताल्लुक, तुम उसको वो बाहर फेंकते हो और ट्रेन का एक्सीडेंट क्या ताल्लुक है. वो कहते हैं देखो, जब तक मैं करता हूं तब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं है. वो कहते हैं हाँ मगर ताल्लुक तुम समझो या नहीं समझो, मैं ये करता हूं, मैं सालों से करता हूं और मैं कभी भी एक्सीडेंट नहीं हूं. तो इसका इलाज क्या है, उसको क्या करना चाहिए, आप बताएं. ये तो मुझे ओसीडी का केस लग रहा है, जहाँ पे उसको थॉट्स आ रही है और वो कंपल्सिव बिहेवियर दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द इंट्रूसिव थॉट्स. तो जब तक ये बंदा वो फेंकता जाएगा, उसकी बिलीफ जो है कि कोई इसमें कोई ताल्लुक है, वो स्ट्रांग होती जाएगी. जब तक वो नहीं ये खिड़की बंद नहीं करता तब तक वो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कोई ताल्लुक नहीं. तो सिमिलरली जो पैनिक में जो लोग अवॉइड करते हैं, जब तक वो अवॉइड करना बंद नहीं करेंगे तब तक वो महसूस नहीं कर सकते कि ये मेरी अवॉइडिंग से और कुछ बुरा होने से कोई ताल्लुक नहीं. ये हमारा एंड गोल है. तो स्टेप बाय स्टेप हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं. तो सबसे पहले थोड़ी छोटी मोटी टिप्स हम ले सकते हैं. शॉर्ट टर्म में लोग कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं. तो सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग के ऊपर हम थोड़ा तवज्जो दें और थोड़ा आहिस्ता कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा ब्रीदिंग चलता रहेगा इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी सिम्टम्स होंगी. जितनी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होंगी इतना ज्यादा डर होगा. तो हमको इस साइकिल को थोड़ा तोड़ना है. तो हम तवज्जो दें, हमारी ब्रीदिंग को थोड़ा आहिस्ता कर दें. तो ये एक चीज है. दूसरी चीज जो हमें जो अल्लाह ताला ने दिए, हमारे 5 सेंसेस. तो वो चीज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो इसका अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर हमारा जो तवज्जो है वो उसके ऊपर जाएगा. और अगर उसके ऊपर जाएगा तो जो जिसके बारे में हम फिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको वो खतरा के ऊपर हम तवज्जो दे रहे, वो कम हो जाएगा. अगर वो कम हो जाएगा तो अगेन ये जो साइकिल जो है हम उसको तोड़ने लगेंगे. तो ये दूसरा है. तीसरा ग्राउंडिंग. तो ये एक टेक्निक, अगर वाला साहब माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपको बस 2-3 सवाल पूछूंगा. तो आज कौन सा दिन है? सैटरडे. तारीख कौन सी है? 3 अप्रैल. कौन सा महीना है? अप्रैल का. साल में कौन सा सीजन है? स्प्रिंग. कभी कभी लगता है कि विंटर अभी में हम नहीं गुजरे. और साल कौन सा है? 2021. तो इस सवाल में से हमको टाइम में हमने अपने आप को लोकेट किया है कि मैं इसी वक्त में हूँ. और अभी साढ़े 12
तकरीबन बजे। तो इसमें से हमारा तवज्जो हमारे लोकेशन के ऊपर गया है, टाइम वाइज, प्रेजेंट टाइम पे, अभी सही। प्रेजेंट। दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि आप अभी कौन से कमरे में बैठे हो? लाउंज में। लाउंज में। कौन सा टाउन है? लंदन। लंदन। कौन सा मुल्क है? यूनाइटेड किंगडम। राइट। तो अब मैंने ऐसे 2-3 सवाल पूछे जिसमें से आपने आपको फिजिकली जियोग्राफिकली लोकेट किया है। पहले सवाल सही थे टाइम लोकेशन, दूसरा सवाल स्पेस लोकेशन। तो सही। अगेन जब मैं पैनिक महसूस करता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कब हूँ। अगर मैं ये ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकता हूँ तो मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग काबू ले सकता हूँ। वो पैनिक राइट। जो हमारा काबू ले लेती है, उसका ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ा वीकन करना, तो मैं ये सवाल से पूछकर ये पैनिक का ग्रिप वीक हो जाता है और मैं अपना ग्रिप रियलिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो ये है थोड़ी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। अब यानी कि इसके आपने ऊपर अटेंशन को भी डाइवर्ट कर दिया, फोकस आपका शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा था, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट, यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग एब्सोल्युटली, एल्स। एब्सोल्युटली। ये जो हमारा जो सही। अटेंशन जो है, ये इतना जी इम्पोर्टेंट है, मैं बात नहीं कर सकता। और हर इंसान इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नमाज पढ़ते हो, एक नमाज जी आपने पढ़ी तवज्जो के साथ कि मैं जो भी सही। लफ्ज बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब होता है, और आप देखेंगे कि आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन क्या होता है। दूसरा बस आपने सही। नमाज पढ़ ली और फिर आपको कोई भी पूछेगा नमाज का कुछ फायदा मिला? नहीं, कुछ फायदा नहीं मिला। या तो ये डिफरेंस क्या था? सिर्फ तवज्जो। सही। और इसमें से हम समझ सकते हैं कि तवज्जो की इंपॉर्टेंस कितनी है। हाँ, तो अब मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये साइकिल हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये एजुकेशन से मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरी हर जो सिम्टम जो है वो एक्चुअली हेल्थी बॉडी की सिम्टम है। कि जो भी सही। इंसान खतरे में ऐसे रिस्पॉन्स कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इसकी रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत अच्छी चल रही है। बस फाइट और उसकी फ्लाइट जो रिस्पॉन्स यानी। राइट, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। हम्म, अब जो इसका ट्रिगर जो है वो हम थोड़ा जी बदल सकेंगे, तो फिर ये पैनिक बंद हो सकता है। तो ये ट्रिगर दिमाग में क्या होता है कि मेरा जो हार्ट रेट बढ़ गया, इसका दो मतलब हो सकता है। एक कि मेरी बॉडी ठीक से चल रही है, दो जी कि मेरा कुछ बड़ा खतरा है और इससे मेरी जान जा सकती है। तो ये दोनों सही एक्सप्लेनेशन में से मुझे एक कंक्लूजन लेना है। तो ये सही। बात हो गई फॉर एग्जांपल हार्ट रेट में। तो ये एजुकेशन से हम ये दोनों पर्सपेक्टिव देख सॉरी, सकते हैं। I'll हाँ, just अब take a caller. हम्म, सलाम वालेकुम। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कुछ जी, आगे पूछना बताएं। चाहेंगे हमारे डॉक्टर से? बेटा, सबसे पहले तो मैं शाबाश दूंगा आपको कि हमेशा ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके आती है और फिर किसी ना किसी टॉपिक पे ऊपर कोई स्पेशलिस्ट लेके आती हैं जज़ाकल्लाह जो खैर। मुकम्मल अबूर रखता है उस टॉपिक पे, और बड़ी खूबसूरत किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उनसे। थैंक यही यू। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है जो हम हमेशा से पसंद करते हैं। और फिर एक और बात है कि स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के बात करना, सवाल करना, प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तुम खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम करती हो। मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा इस बात की आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब से ये कहूंगा, डॉक्टर साहब आपने जितनी बातें की हैं इतनी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो टेक्निकली भी, और वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा इल्म रखते हैं, वो तो आपकी बात को फौरी तौर पे समझ जाएंगे। मैं एक दो सवाल ऐसे करूंगा जो बिल्कुल आम फहम हो, जो आम लोगों की समझ में नहीं आ जाए। जिस तरह आप बता रहे थे सारा, तो कमरे की बात बता रहे थे, खिड़की की बात बता रहे थे। डॉक्टर साहब, इंसान, मेरी नजर में इंसान के दो तरह के जहन होते हैं।
एक इंसान वो है कि जो फ्यूचर, जो अपना माजी है वो भूल चुका होता है, तो जो होना था गुजर गया। अब वो हाल में जा रहा है तो कहता है ये तो अब चल ही रहा है, इसका क्या करना है, मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर के लिए मैंने क्या करना है, उसको कैसे सिक्योर करना है। अब जो फ्यूचर के पीछे भागता है तो वो माजी तो बहुत छोड़ चुका होता है, और हाल को भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, वो फ्यूचर के पीछे भागा रहता है, और हाल को जो है ना वो इग्नोर करता रहता है कि चलो ये भी तो चल ही रहा है, चलो नहीं हो रहा तो हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर का क्या होगा, हाल नहीं ठीक तो फ्यूचर का क्या कर पाएंगे। तो ये जो इस किस्म का ज़हन होता है जो हमेशा फ्यूचर की तरफ भागता है, हाल को सही नहीं करता। एक तो इसके मतलब बता दें कि इसका क्या हल होता है और क्या सोच होती है, सोच को किस तरह से हाल में रख के बेहतर बनाने से फ्यूचर आगे बेहतर बनता है, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। दूसरा ये है कि आदमी, दूसरी तरह का आदमी ये होता है कि जब वो सोचता है इस बात को है कि मुझ पे जो पड़ा है वक्त, ये सिर्फ मुझ पे ही पड़ा है, ये मैंने इसको हर हालत में ठीक करना है। हालांकि उसके लिए इर्द-गिर्द माँ बाप, उस्ताद, टीचर, उलमा होते हैं जो उसको उसकी इस कैफियत से निकालने के लिए उसका मददगार साबित हो सके, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है इसलिए कि वो जाएगा तो पता नहीं उसके साथ उसकी कोई यानी उसका जो बेइज्जती हो जाएगी, या वो उसको लोग नहीं कहेंगे कि ये इतनी अकल नहीं रखता, यानी इस किस्म की सोच आती है। सही। तो वो इन तरफ नहीं जाता, वो अकेला इसकी जंग में रहता है कि मैं ही करूंगा, जो कुछ करूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। ठीक। और उसको अपने पे जो इत्मीनान होता है, वो इत्मीनान क्या उसको आगे लेके चल सकता है बगैर किसी इल्म मशवरे के या किसी उस्ताद के, कि वो अपने इत्मीनान को लेके आगे चलेगा तो क्या वो कामयाब हो सकेगा। जी, हम मालूम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम अभी मालूम करते हैं डॉक्टर साहब से। खुदा हाफिज। शुक्रिया Right, so आपने we have बहुत two questions. Yeah, could you just help to summarize them? Yes. So the first one was about कि वो लोग जो मुस्तकिल हमेशा फ्यूचर को लेके अपने आने वाले मुस्तकबिल को लेके हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, और उनका सारा फोकस प्रेजेंट पे नहीं, हाल पे नहीं, बल्कि फ्यूचर पे होता है। दूसरा उन्होंने कहा वो लोग जिनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो किसी से मशवरा नहीं लेना चाहते, किसी से मदद नहीं लेना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर काम नहीं करना चाहते, क्या वो अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, अपने हालात को बदल सकते हैं? दोनों अच्छे पॉइंट है, अच्छे सवाल है। तो एक जो पहले जो पॉइंट था, जो फ्यूचर के बारे में लोग हमेशा जो सोचते हैं, ये जरूरी है कि हमको जो गुजरा हुआ है उसमें से हमको सीखना है, जो आने वाला है उसके ऊपर थोड़ी प्लानिंग भी देनी है, मगर ये एक चोर भी हो सकता है जो हमारा जो प्रेजेंट वक्त जो है वो हमसे छीन लेता है। तो वो हम थोड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे हमारा तवज्जो हम इसी वक्त में ले सकते हैं। और एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मसला है कि अगर मैं हमेशा मेरे बच्चे की आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर उसकी शादी होएंगे, हर वक्त मैं उसके बारे में सोच लगता हूँ, तो मैं कभी अभी बच्चे के साथ खेल नहीं सकूंगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैं अभी उसके साथ बॉन्ड बनाऊं, उसको अच्छी तालीम दूं, वो अभी मुझे प्रेजेंट मोमेंट में तवज्जो देना है। वो फ्यूचर की सोच के ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, जितना भी मैं कर सकता हूँ उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो ये इसके पॉइंट के बारे में मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। दूसरा पॉइंट है जो प्रेजेंट का जो वक्त है उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठाते, और वो वक्त आप जाया कर रहे हैं जो आपके पास है, जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उस फिक्र में, उस सोच में जो अभी वक्त आया भी नहीं है। राइट, हर चीज की बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट था कि जिन लोगों को दूसरे की हेल्प नहीं लेनी, वो उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसे होती है, तो उसके लिए सही है, हमारा इन्फ्लुएंस कम हो सकता है, मगर हमको होप रखनी चाहिए, और ये भी हमको ज़हन में रखना चाहिए कि वो भी इंसान है, अभी शायद उसकी सोच ठीक नहीं है, मगर अगर मैं उसके साथ मेरा ताल्लुक ठीक नहीं रखूंगा, अगर मैं उसको गुस्से से बात करूंगा, तो वो फ्यूचर में भी कभी वो तैयार नहीं बनेगा। अगर मैं उसको लविंगली
اس کی ایموشن دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کروں تو پھر شاید وہ فیوچر میں وہ اس کا دماغ اس کا دل کھول سکتا ہے اور اس کا پھر ہم فائدہ لے سکتے ہیں اس کو سمجھاتے اس کو ہیلپ دے سکتے ہیں. تو بس اب میں بس آخری 2-3 پوائنٹ جی ہمارے پاس 6 منٹ رہ گئے and 6 minutes. تو آگے ہم کو یہ سائیکل بریک کرنی ہو تو ہم کو اپنے آپ کو تھوڑا چیلنج کرنا پڑے گا. تو جو چیز میں نے اوائڈ کی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ میں اس کے پاس جاؤں. تو اگر مجھے بڑا شاپنگ سینٹر میں مجھے پتہ کہ وہاں مجھے پینک ملتی ہے محسوس کرتا ہوں تو شاید میں فوراً وہاں نہیں جاؤں گا. میں شاید جب مجھے پتہ ہے وہ بہت کوائٹ رش کم ہوگا تو شاید میں جاؤں گا. اور پھر جب میں تھوڑی تھوڑی محسوس کروں گا سمٹم تو مجھے ذہن میں پوچھنا ہے کہ یہ کیا سچ مچ خطرہ ہے یا پھر یہ میری سروائیول کی سمٹم ہے, یہ میرا باڈی اچھا کام کر رہا ہے. اب جب میں تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا پھر نیکسٹ لیول تھوڑا زیادہ بزی پھر زیادہ بزی اور یہ میری بیہیویئر میں چینج میرے تھنکنگ میں چینج مجھے کرنا ہو تو اگر میں اکیلا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر میں اکیلا نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں کوئی فیملی یا فرینڈ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور پھر شاید زیادہ تھوڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو تو میں اپنی جی پی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور میں کچھ تھراپسٹ کی مدد لے سکتا ہوں. یہ سب بلیسنگز ہمارے آس پاس ہے, اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ویکنیس ہے, اپنے آپ میں ویکنیس. صحیح. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے. بہت سے لوگ ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس جن کے دماغ میں بہت منفی سوچ آتی ہے, جیسے کہ ہمارے پاس ابھی کالز بھی آئی تھیں کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہی ہے, ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, سمٹمس سارے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں انگزائٹی کے, پینک کے. اس کو مینج کیسے کریں اپنے گھر پہ؟ آپ نے ایک ایگزامپل دی ٹو شفٹ دا فوکس کہ اپنی توجہ کو اس مومنٹ پہ رکھیں جس میں آپ ابھی ہیں, بجائے اس کے کہ کل کے بارے میں سوچیں, آنے والے دن کے یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں سوچیں. پر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایسا پریکٹس کرنا. مشکل ہے ضرور, مگر جو بھی چیز مشکل ہو وہ پھر بھی ممکن ہے. تو یہ ہم کو پکڑ کر رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ ہم بڑھاتے جائیں گے. تو سب سے پہلے جو آئسولیشن جو چیز ہوتی ہے, کافی کچھ لوگ وہ برے خیالات میں ڈوب جاتے ہیں پورا کا پورا, اور اس کے لیے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی بھی جو اس کو پینک ہو, اینگزائٹی ہو, ڈپریس ہو یا نو, سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کوئی بھی انسان کو اس کے کمرے میں لاک کر دو تو وہ دوسرے کے ساتھ کوئی بھی چیز کوئی کی بات نہیں کریں گا, کچھ آئیڈیاز ایکسچینج نہیں کر سکیں گا, بالکل آئسولیٹ بن جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر جب آپ وہ کھولیں گے دروازہ, وہ بندہ باہر نکلیں گا ڈپریس بنے گا. کیونکہ یہ ہر انسان کی نیڈ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کریں, انفارمیشن ایکسچینج کریں, تھوڑا ہمارا اپنا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیں. تو آئسولیشن جب ہم ریکگنائز کر سکیں کہ بس مجھے دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنی, پھر بھی مجھے تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بات کروں اور بیلنس والی بات کروں. اگر ہمارے سب سورس نیگیٹو ہے تو یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہماری بات بھی سب نیگیٹو بن جائے, اور اگر ہماری ہر بات نیگیٹو ہونے والی ہے تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ دوسرے کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا من نہیں ہوگا, کہ بس جب بھی اس کا منہ کھلتا ہے نیگیٹو بات. تو ہم کوشش کریں, ایزی نہیں ہے, ہم کوشش کریں کہ ہم تھوڑا بیلنس کے ساتھ, کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو کچھ نیوٹرل, تو اور ہم اکیلے نہیں بیٹھے. یہ میری سب سے ہمارا پروگرام اختتام پہ ہے, بس یہ آخری کال ہمارے پاس بس 1 منٹ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
मालूम करना चाह रही थी कि ये डॉक्टर सरफराज सिराज के ये जो है उनका टेलीफोन नंबर और आप हमको बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपना नंबर स्टूडियो में हमें दे दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करके डॉक्टर सरफराज की डिटेल्स आपको पास ऑन कर दूंगी। आप प्लीज अपनी डिटेल्स स्टूडियो में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम पर पहुंच चुका है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह फिर अगले सैटरडे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। डॉक्टर सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड शेयरिंग योर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन विद अस। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।